नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई यानी कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे तक हो सकता है। कई नेताओं को नई दिल्ली बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अब राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे में संकेत साफ है कि इस बार कई मंत्रियों को बदला भी जा सकता है और बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इसी बीच असम के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिहार से जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि वो यहां पर सिर्फ चर्चा करने के लिए आए हैं, शपथ लेने नहीं। तो वहीं कैबिनेट फेरबदल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में शामिल होने के संकेत देते हुए कहा कि हमारे अध्यक्ष के तौर पर तरीकों पर चर्चा करनी है, इसीलिए इस मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही देख रहे हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर क्यों इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं और एक अहम कारण यह भी है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह भारत में तबाही मचाई, उस दौरान केंद्र सरकार की छवि पर गहरी चोट भी पहुंची है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार के जरिए काम को गति देने में और सभी समीकरणों को ठीक करने की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचने पर क्या कुछ कहा। आपको भी सुनाते हैं। जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। जो भी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे उसी के हिसाब से जो भी होना होगा होगा। आप विस्तार में जाएंगे, आप विस्तार में जाएंगे, जब विस्तार होगा जिस दिन जाएंगे। आपको क्या पता है किस दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। इसके बारे में तो पता नहीं। हाँ, एक बात हम आप लोगों को बता दें कि जो मेरी इच्छा थी 2 टेनियर तक हम लगातार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का माने सोमवार के दिन, हर सप्ताह में 3 सोमवार को ये कार्यक्रम धीरे धीरे हमने कर दिया था। तो ये आपको बता दें कि मंत्री पद की दौड़ में संभावित नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है, और दूसरा नाम अगर हम आपको बताएं तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी मंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए नारायण राणे को भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर, इनका नाम भी मंत्रिमंडलीय विस्तार में शामिल होने के पूरे चांसेस हैं। आपको बता दें मंत्री बनने की लिस्ट में जिन नामों पर विचार चल रहा है और जो लगभग या तो दिल्ली पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, उनमें पशुपति पारस भी एक प्रमुख नाम है। बिहार से ही सुशील मोदी का नाम भी प्रमुख रूप में मंत्री पद की दौड़ में संभावित नामों में आगे चल रहा है। वहीं राजीव रंजन भी मंत्री पद की दौड़ में कहीं पीछे नहीं है, उनका भी नाम इस लिस्ट में प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं बात करें अगर संतोष कुशवाहा की, वो भी मंत्री बनने की लिस्ट में आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को साधने के लिए उत्तर प्रदेश से भी अनुप्रिया पटेल, जो कि पहले हम अगर बात करें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो वहीं मेनका गांधी के सुपुत्र आपको बता दें कि वरुण गांधी का नाम भी मंत्री बनने की लिस्ट में आगे चल रहा है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से ही प्रवीण निषाद का भी नाम मंत्री बनाने की लिस्ट में काफ़ी आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम वो नाम है जो जिस क्षेत्र से आते हैं, जाहिर सी बात है उस क्षेत्र की राजनीति में काफ़ी कुछ इस समय चल रहा है, और वहाँ पर बीजेपी किसी भी तरफ से
अपना हम कह सकते हैं कि बेस हिलाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए वहां से भी कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। कई ऐसे नाम भी हैं जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे, फिर उन्हें हटा दिया गया था, अब वो वापस से मंत्री बनाने की लिस्ट में आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये मंत्रिमंडलीय विस्तार की सबसे बड़ी वजह अगर हम कह सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के समय काफ़ी फजीहत मोदी सरकार की हुई है, मोदी सरकार के कार्यकाल की हुई है, लेकिन अब उसी चीज़ को हटाने के लिए, उस दाग को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए ज़रूरी काम जो 28 मंत्री पद खाली थे उनको भरा जाएगा और उसके बाद में जनता से जुड़े हुए कामों में गति लाई जाएगी, ताकि जितने भी जो हम आपको बता दें कि काम है जो रुके हुए हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़े और कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश की राजनीति को भी साधने की कोशिश की जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा फोन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आऊंगा आपके पास, उससे पहले सर्वेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। सर्वेश्वर जी, किस प्रकार से देखते हैं इस मंत्रिमंडलीय विस्तार को, क्योंकि जहां तक हम आपको बता दें जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के और साथ ही साथ जातिगत राजनीति का के वजह से और राजनीतिक कारणों की वजह से भी इस मंत्रिमंडल विस्तार को करना जरूरी हो गया था। भले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कई लोग जो तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आए थे उनको साधना जरूरी था। साथ ही साथ महाराष्ट्र में इस समय अस्थिरता का माहौल कहा जा सकता है, वहां की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वहां से भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा नाम कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तो इस समय सभी की जबान पर है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव इस समय चर्चा में है, वहां से भी कई असंतुष्टों को, कई नाराज दलों के नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपका कहना सही है कि जितने भी घटक दल है बीजेपी के, जब पहली बार मंत्री बने थे, जैसे नाराज मंत्री की अगर आप बात कर ले, अनुप्रिया पटेल हो गई जी, तो उनको कहीं लग रहा था कि उनकी तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो इस रीसफल में शायद संभावना ऐसी बन रही है कि उनको भी शामिल किया जाए जी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सरकार चलाने का, वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जी। लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं कि एक 4-4, 5-5 पोर्टफोलियो है। अगर पीयूष गोयल जी को देख लिया जाए तो वो रेलवे मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, पावर भी संभाल रहे हैं, नितिन गडकरी को देख लीजिए। तो अगर नए मंत्रियों को लिया जाएगा और विभागों का बंटवारा हो जाए तो मेरे को लगता है कि सुचारू रूप से एक मंत्री पे जो इतना प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी। और साथ ही साथ एक सामंजस्य भी बढ़ाने में भी अच्छी साझेदारी रहेगी गवर्नमेंट की। जैसे अगर जेडीयू की बात कर ले या ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको एमपी की राजनीति में कुछ ना देके सेंट्रल में कुछ पोस्ट दिया जाएगा जी। और ऐसा करना भी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक यंग लीडर है और एक अच्छे मिनिस्टर साबित हो सकते हैं जी। जी चाहे अपने मिनिस्टर कि वो दिन रात लगा के जनता की सेवा में काम करे जी। उसी तरह महाराष्ट्र के भी एग्जाम्पल ले लिए। अगर हम असम की ओर जाएं तो वहां भी संभावना आ रही है कि सर्बानंद सोनोवाल जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो कुल मिला जुला के मेरा मानना है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो होना था पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हो रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छा कदम है जी। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी हो रहा है तो इसको भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है। खैर, सर्वेश्वर जी बने रहिए हमारे साथ। के आई सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। भदौरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में जी। नमस्कार जी। भदौरिया साहब, जिस प्रकार से अभी सर्वेश्वर जी ने कहा कि बहुत पहले ये मंत्रिमंडलीय विस्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, लेकिन एक
सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखी जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तमाम नामों पर चर्चाएं चल रही हैं। उससे पहले 8 राज्यों के राज्यपाल, उनमें से भी एक थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय मंत्री थे, मध्य प्रदेश के कोटे से वो आते थे, उनको हटाकर उन्हें भी राज्यपाल बनाया गया। किस प्रकार से देखते हैं उसको, और आगे बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है? उमंग जी, ये हमारे यहाँ विस्तार तो समय समय पे जरूरत अनुसार होता रहता है। जब भी जरूरत पड़ती है हम विस्तार करते हैं जी। तो अभी काफी समय से विस्तार नहीं हो पा रहा था। उसका मुख्य कारण था कि बार बार बीच में चुनाव आ रहे थे। पहले बंगाल के चुनाव आए गए, उससे पहले चुनाव से मध्य प्रदेश में चला रहा। इस चुनाव की वजह से ये चीजें नहीं हो पाई, मगर वो ये विस्तार तो बहुत पहले होना था। मगर अभी देखा कि अभी थोड़ा समय है, बीच में कोई चुनाव नहीं है, तो ये काम कर लिया जाए। तो संगठन की जो मंशा ऐसी हुई तो ये इस पे विचार हुआ, मीटिंगें हुई, माननीय मोदी जी भी बैठे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, हमारे रक्षा मंत्री बैठे, सभी सीनियर वरिष्ठ मंत्री बैठे और चर्चा हुई। तो खोज के नाम लाए हैं। अब उनमें नाम में से जो है ना, हम देखेंगे हमारे लिए कौन कौन अच्छे उपयोगी रहेंगे, जो केंद्र में एक अच्छी भूमिका निभा सके, जो मंत्रालय उन्हें मिले उसमें अच्छा सा काम कर सके, जो आने वाले समय में लोग कहें कि हाँ वाकई में ये मंत्रालय बहुत अच्छा अपना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। तो मंशा हमारी बहुत अच्छी शुरू से ही रही है। हम कभी उस हिसाब से काम नहीं करते हैं कि सिर्फ हमें सरकार अपनी चलानी है, बाकी जनता का ध्यान नहीं देना। हम सिर्फ जनता के मुद्दों को देख के काम करते हैं जी। तो जनता के मुद्दे ही हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं, इससे आगे हमारे लिए और कुछ नहीं होता। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना काल में हमने किस तरह से जो है ना, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं आने दी। ऑक्सीजन के लिए हमने कितनी ट्रेनें चला दी, बाई एयर ऑक्सीजन मंगाया, मगर हर जगह जब हॉस्पिटल की कमी आई तो हमने हॉस्पिटल भी जगह जगह बनवाए। मतलब बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हमने कवर किया। आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार जो है ना, पहले से बड़े बड़े ऊंचे वादे कर रही थी। हर 5 मिनट में जो है ना एक एड पे केजरीवाल आते थे और कहते थे हमने कोरोना को हरा दिया है दिल्ली से। और जब कोरोना महामारी वहां जोर पकड़ी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ना हमारे पास साधन है, ना हॉस्पिटल है, ना बेड है, कुछ भी नहीं है। तो केंद्र ने फिर अपने हाथ में काम लिया और सब कुछ कंट्रोल कर लिया। मगर उसमें वो बिगाड़ने में जरूर आ गए। ऑक्सीजन जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हमसे ले रहे थे और फिर भी रोना रो रहे थे ऑक्सीजन नहीं है। तो हम इस तरह की सरकार नहीं चलाते। हमें सरकार, हम जनता को देख के सरकार, जनता के हितों के लिए सरकार चलाते हैं। जनता के हित कहाँ है, हमारे लिए वो पहले होते हैं। तो हम उसी हिसाब से जो है ना, जब जरूरत पड़ती है तो मंत्री जो विस्तार जरूरत होती है तो उस जरूरत के हिसाब से मंत्रियों का जो है ना पद जो खाली पड़े उनको भरा जाता है। जी बिल्कुल भदौरिया साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जरूरत पड़ने पर जो भी खाली जगह उन्हें भरा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर से हम हमारी उसी बात को दोहराएंगे कि अगर ये पहले हो जाता तो शायद आज स्थिति अलग होती, पश्चिम बंगाल की भी स्थिति कुछ और हो सकती थी। खैर सर, बने रहिए हमारे साथ। चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है आपको, कितना महत्वपूर्ण ये मंत्रिमंडलीय विस्तार है? क्योंकि नाराज लोगों को वापस मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल उसमें एक प्रमुख नाम है। चंद्रसेन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उमंग, केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की जो पटकथा है वो लंबे समय से लिखी जा रही थी और इसके कुछ समय स्टेट में इलेक्शन देखे उसको लेकर के थोड़ा सा डिले किया गया। फिर जो कोविड का समय था उस कारण भी इसको डिले माना गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए कुछ समय पहले लगातार मंत्रियों से कई बार लंबा मंथन किया। उसके बाद पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें चली रही। उसके बाद कैबिनेट विस्तार के जो संकेत हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लगभग 2 साल पूरे हो गए। ऐसे समय पे ये बदलाव सबसे बड़ा माना जा रहा है। एक अहम कारण भी है उमंग इसका कि कोविड की दूसरी लहर से जिस तरह भारत में तबाही मचाई, उस दौरान केंद्र सरकार की छवि पर गहरी चोट पहुंची थी। ऐसे में कैबिनेट सरकार के जरिए काम को गति देने और सभी समीकरण को ठीक करने के लिए कदम बढ़ाया गया है। और जिस तरीके से जो साथी और सहयोगी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में अगले साल जैसे विधानसभा चुनाव, ऐसे में सबसे बड़ा फोकस उत्तर प्रदेश पे रहेगा। वहीं बिहार को भी तवज्जो मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में, ऐसे समय में बिहार के सहयोगी दल का मौका मिल सकता है। अगले 5 विधानसभा चुनाव को लेकर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसको इस विस्तार के साथ साधा जा सकता है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनावों की भी यहाँ पर तैयारी देखी जा सकती है। सर्वेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगा। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पश्चिम बंगाल में ठीक है अपने कांटे की टक्कर बीजेपी ने दी है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री वो अपना नहीं बना पाए। लेकिन
वहां से कई लोग जो बीजेपी में शामिल हुए उन्हें भी साधना जरूरी है। और साथ ही साथ सर्वेश्वर जी, कुछ राज्यों के मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर। उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले ही तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया है। तीरथ सिंह रावत जी का भी नाम है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम हमने लिया ही है। महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग नामग्याल, उत्तराखंड से अजय भट्ट या फिर अनिल बलूनी, कर्नाटक से प्रताप सिन्हा, पश्चिम बंगाल से जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर, निशित प्रामाणिक, हरियाणा से ब्रिजेंद्र सिंह, राजस्थान से राहुल कासवां, ओडिशा से अश्वनी वैष्णव, दिल्ली से परवेश वर्मा या फिर मीनाक्षी लेखी। मतलब लगभग चारों तरफ अगर हम देखें, भारत के चारों तरफ के क्षेत्रों को कवर यहां पर किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनावों को ही नहीं बल्कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वहां पर भी उसको लेकर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए और उसकी तैयारी अभी से कर ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कोविड के कारण थोड़ी बहुत तो हम कह सकते हैं नुकसान पहुंचा ही है सरकार को। क्या कहना चाहेंगे सर्वेश्वर जी? देखिए, आपका कहना सही है। भारत है, यहाँ जो जितने भी राज्यों हैं, अगर वहां का लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जैसा कि आपने बताया कि अगर असम से हम सर्बानंद सोनोवाल जी, इसी तरह अभी बंगाल में जो भी नए चेहरे आ रहे हैं, और मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी की हार हुई है बंगाल में जी। 73 या 75 लाना ये बहुत बड़ी बात है जी। ममता बनर्जी को एक टक्कर दिया और ममता बनर्जी हारी हुई मुख्यमंत्री है जी। तो मेरा मानना है कि हर एक स्टेट का सेंट्रल में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उससे क्या होगा कि सब स्टेट की बात सुनी जाएगी, चाहे सेंट्रल बीजेपी की वहां गवर्नमेंट हो या ना हो। और साथ ही साथ जो जनता के मुद्दों को लेके आ रही है और केंद्र सरकार जनता के हित में काम कर रही है, तो उस राज्यों में उसका प्रचार प्रसार बढ़िया से होगा। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि हर एक राज्य के कुछ कुछ लोगों को इस जो 2021 का रिसफल हो रहा है उसमें शामिल किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इसमें नए युवा चेहरे को मोदी सरकार जरूर शामिल करे। अगर यूपी की बात कर लीजिए तो वरुण गांधी को बहुत ही दिनों से ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वो एक यंग लीडर है, उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो तय ही तय है। जैसा कि असम की बात हो रही है, सर्बानंद सोनोवाल जी से चीफ मिनिस्टरशिप लिया गया तो उनको ये संकेत पहले ही आ गए थे, क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा जी। तो ये कोई नई बात नहीं है। सरकार अपना सुचारू रूप से चलाने के लिए नए नए मापदंड अपनाती है। इसके लिए अगर कोई कहता है कि जो आने वाला विधानसभा है उसको मद्देनजर रख के किया जा रहा है, तो इसमें कोई आशंका नहीं है। ये सब जो मापदंड है, ये जो सरकार अपना जो तयशुदा कार्यक्रम के अंदर ये सब काम करती है कि हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व हो, और इससे क्या होगा कि देश का सर्वांगीण विकास होने में बहुत मदद मिलेगी। जी बिल्कुल सर्वेश्वर, मेरा मानना है। जी बिल्कुल सर्वेश्वर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हर राज्य को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। देश के सर्वांगीण विकास की बात तो होगी ही होगी, क्योंकि जैसे कि हमें सबको पता है करीब करीब 28 मंत्रियों की जगह खाली है और लगभग 20 तो नाम तय माने जा रहे हैं, या फिर 20 मंत्री पद पर लोगों को बिठाया जाएगा वो तो तय माना जा रहा है। और इसकी वजह से जो भी रुके हुए काम है, या जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया था कि कई मंत्रियों के पास 2-2 विभाग है, उनका भी थोड़ा बोझा कम होगा और एक बेहतर तरीके से अब कार्य किया जा सकेगा। खैर भदौरिया साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा और बिहार की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एलजेपी में क्या कुछ चल रहा है वो सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तरफ तो चिराग पासवान ने अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताया था, दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं, उन्होंने अपने आप को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लक्ष्मण बताया था। कहीं इस रामायण में बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो कहीं फंसेगी तो नहीं, क्योंकि पशुपति पारस को मंत्री बनाने की पूरी बातें कही जा रही हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भी कहा है कि मैं भी देखता हूं एलजेपी से कैसे कोई मंत्री बनता है बिना मेरी जानकारी के। तो इस चीज को आप कैसे संभालेंगे भदौरिया साहब? नहीं, हम सब जो संवैधानिक तरीका है हम उसको अपनाएंगे। उनका जो भी अगर उनका झगड़ा है वो अपने उनके घर का है जी, उनके झगड़े के बीच में हम नहीं पड़ना चाहेंगे। वो चाचा भतीजे का झगड़ा है और घर का झगड़ा है जी, तो वो ज्यादा लंबे नहीं चलते। घर के झगड़े वो आज बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। तो अभी हम जो संवैधानिक तरीका होगा
जी जिसको संविधान में एक कहता होगा कि कौन बन सकता है, तो हम वो बीच का रास्ता निकाल के देखेंगे। हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लिए जो है पासवान, उनके लक्ष्मण भी हमारे लिए बराबर उतने ही हैं और हनुमान भी वही है। हमारे लिए कोई अलग नहीं है, हमारे दोनों ही अपने हैं, दोनों ही हमारे साथ हैं। तो हम उसमें बीच का रास्ता देखेंगे जिससे जो है ना आप उसका जो समन्वय है वो बना रहे। तो हमारी शुरू से यही रही है पार्टी की, मैं कभी इस तरह की फितूल की चीजों में विश्वास नहीं रखते कि इसको तोड़े उसको करें। हम हरदम ये रखते हैं कि जो समन्वय है वो बना रहना चाहिए, वो जरूरी है। तो हमारी सोच यही है, पार्टी की सोच है कि हम जो है ना बीच का रास्ता निकाल के और उसमें से देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम किसको मंत्री पद दे सकते हैं। जी बिल्कुल भदौरे साहब, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी के अलायंसेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी उतने ही जरूरी हैं जितने की पशुपति पारस है। खैर जैसा कि आपने कहा उनके घर का झगड़ा है, वही आपस में सुलझाए तो ज्यादा बढ़िया। खैर सर आऊंगा आपके पास, चंद्रसेन जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है, जिस प्रकार से सर्वेश्वर जी ने भी कहा कि युवा चेहरों को मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। वरुण गांधी का इन्होंने नाम लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तो पहले से ही चल रहा है। चंद्रसेन जी, क्या आपको नहीं लगता कि वरुण गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया महत्वपूर्ण रूप से इसलिए क्योंकि जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से त्याग उसका करके बीजेपी में वो शामिल हुए थे, तब कयास लगाया जा रहा था और सबकी निगाहें मध्य प्रदेश से हटकर तुरंत राजस्थान में चली गई थी, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी और बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक है बीजेपी में आ गए थे, लेकिन बीच बीच में ये भी कयास लगाए गए कि वो उनको साइलेंट उनको छोड़ रखा है, कुछ उनको मंत्री पद दिया नहीं जा रहा, हो सकता है उनका मोह भंग हो जाए। और उसके बाद राजस्थान की राजनीति में फिर परिवर्तन होता है। और ये राजनीति है चंद्रसेन जी, आप समझ सकते हैं इसको कि राजनीति नित नए रंग अपने दिखाती है। क्या आपको नहीं लगता कि वरुण गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को साध कर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी एक संकेत दिया जा सकता है? चंद्रसेन जी। जी बिल्कुल, देखिए उमंग, अगर बात की जाए तो जितने भी युवा चेहरे कांग्रेस या बड़ी पार्टी से आते हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे अक्सर ये मजाक उड़ाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्हें लॉलीपॉप या झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, उन्हें किसी तरीके का पद नहीं मिलता या किसी तरीके का लालच या मतलब किसी तरीके की जिस उससे आए जी, माफ कीजिएगा चंद्रसेन जी, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, ये तीन ऐसे चेहरे हैं, सचिन पायलट तो अभी भी हैं, लेकिन जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों को बताया जाता है बेहद करीबी राहुल और प्रियंका के हैं, जिनमें से 2 बीजेपी में आ चुके हैं। अब अपनी बात पूरी कीजिए सर। देखिए उमंग, वही मैं बताना चाह रहा था कि जो युवा चेहरों की खेप कांग्रेस से निकलती है या दूसरे बड़े राजनीतिक पार्टियों से निकलती है, वो राजनीति में करियर को आकांक्षाओं को लेकर हो सकती है, आपसी मनभेद को लेकर हो सकती है, मतभेद को लेकर हो सकती है। उसको लेकर के जब भाजपा में आते हैं तो सोशल मीडिया पे इस तरह के व्यंग सुनने को मिलते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया गया, झुंझुना पकड़ा दिया गया, आने के बाद कुछ नहीं होता है। इन्हीं चीजों का जवाब मिलने के लिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या बड़े नेताओं, युवा नेताओं की बात करें, तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी युवा नेता आते हैं जिनका एक फ्यूचर है, कि राजनीतिक कैरियर है उनका, जिनकी युवा सोच है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण पद दिया और जिम्मेदारी दी है। अब बात आती वरुण गांधी पर भी, तो गांधी परिवार के बड़े नाम वरुण गांधी को मंत्री बनाए जाने को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है और ये माना जा रहा है कि उनको मंत्री पद मिलेगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर यूपी से वो, क्योंकि आंवला और पीलीभीत क्षेत्र से एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व देना चाहता है कि जो युवा नेतृत्व है और एक बड़ा दमदार चेहरा है वरुण गांधी, और काफी समय से आप देखिए कि वो हाशिए पे है, किसी तरीके की कोई बात नहीं आ रही, किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो युवा नेता हैं इनको तवज्जो दी जा रही, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर भी क्षेत्रीय दलों से भी जो है उनको उनका दामन पकड़ना पड़ेगा, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अलग थलग पड़े हैं और काफी लंबे समय से इस पर चर्चा भी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद जो पिछड़े वर्ग की भागीदारी वो बढ़ाई जाएगी। दूसरा नाम आता है निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के सांसद बेटे प्रणवीर निषाद का भी, इनका नाम भी लिया जा रहा है कि इनको भी उसमें जगह मिलेगी। और देखिए जितने भी सहयोगी दल की बात करें, जैसे अभी आप बिहार की बात कर रहे थे,
जनता दल यूनाइटेड बिहार की बात करें, या लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस गुट है बिहार की बात करें, और या अपने दल की उत्तर प्रदेश की बात करें, जो सहयोगी दल हैं उनके जो बड़े चेहरे हैं उनको शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। एक संदेश जाएगा कि जितने भी सहयोगी दल हैं, केंद्र का नेतृत्व उनको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, सबको तवज्जो दी जाएगी और सबको एक अहम स्थान भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि आने वाले समय में जो 2024 में चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी को लेकर के केंद्र का मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और तमाम नए चेहरे ऐसे हैं जो आपको दिखने को मिलेंगे। लगभग 20 नाम ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर बात होने जा रही है और लगभग 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके कामकाज में बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अब देखने वाली बात होगी कि 8 जुलाई को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ और हमें बीजेपी की राजनीति के नए रंग देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश्वर जी आपका, भदौरिया साहब आपका, चंद्रसेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीति में कयासों का बाजार अब गर्म हो चला है, लेकिन इस पर विराम लगेगा 8 जुलाई को, जब इस मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित घोषणा की जा सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।